नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज हम जो हमारा परिचर्चा का टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 पर यानी कि राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता हैं उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की अग्रिम जो सभ्यताएं हैं उनका डिस्कशन आज हमारा इस क्लास के अंदर रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान स्टेट का कोई भी जब एग्जाम होता है तो और उसमें प्राचीन सभ्यताओं से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें 4 मुख्य सभ्यताएं जो होती हैं उनसे एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन हमारा बनाता है। नंबर 1 कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। उसके बाद जो सभ्यताएं हैं आप ये मानिए कि उनसे यदाकदा एक आध क्वेश्चन कोई आता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन है तो इन 4 सभ्यताओं से ही आता है। आज प्राचीन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के भाग 2 में हमारी चर्चा के लिए जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आहड़ सभ्यता। आज हम आहड़ सभ्यता पर चर्चा कर रहे हैं मित्रों। आहड़ सभ्यता मूल रूप से जो स्थित है वो उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में जो आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता का विस्तार जो है वो उदयपुर जिले के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रहा है। उदयपुर के बाद जैसे चित्तौड़गढ़, कुछ प्रतापगढ़, राजसामंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों के अंदर भी इसका विस्तार रहा है आहड़ सभ्यता का। लेकिन मूल रूप से जो आहड़ सभ्यता जो मानी जाती है वो उदयपुर जिले के अंदर मानी जाती है। जैसा कि पूर्व में आपको विदित है, बताया जा चुका है कि तमाम सभ्यताएं जो रही हैं वो सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पनपी है। इसलिए आहड़ सभ्यता भी जो पनपी थी, जो विकसित थी, वो थी आयड़ नदी के किनारे। इस आयड़ नदी को आयर नदी और बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन नदियों पर डिटेल में चर्चा, इनका उद्गम, इनका विलय, वो हम लोग आगे जो दूसरा विषय स्टार्ट होगा उस पर करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है यहाँ पर कि आहड़ जो सभ्यता है वो आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस आहड़ सभ्यता को अन्य कई नामों से जाना जाता है। ये कौन कौन से नाम है उन पर चर्चा हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता से जो अवशेष मिले हैं उनमें 99% जो अवशेष रहे हैं वो तांबे से संबंधित रहे हैं, तांबे की सामग्री रही है यहाँ से, इसलिए से ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहां से कुछ लोहे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोहयुगीन सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। आहड़ सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसे ताम्रयुगीन व लोहयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आप सभी को इस प्रश्न को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वह कौन सी सभ्यता है, क्योंकि मैंने कहा कि एग्जामिनर कई बार उत्तर से प्रश्न बनाता है। तो आप उत्तर से प्रश्न यहां कैसे बन सकता है कि वह कौन सी सभ्यता है जो ताम्रयुगीन व लोहयुगीन सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है, वह कहलाती है। तो आप ये ध्यान रखिए, वो होगी आहड़ सभ्यता। इसे बनास सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बनास सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो विस्तार है, जो इसका फैलाव है, वो बनास नदी घाटी के क्षेत्रों में रहा है, इसलिए इसको बनास सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर इस सभ्यता को आगाटपुर सभ्यता के नाम से जाना गया था। एक विशेष क्वेश्चन यहां से ध्यान रखिए कि इसका दूसरा नाम जो नेक्स्ट आता है वो धूलकोट सभ्यता आता है। इस सभ्यता को मुर्दू कटीले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस सभ्यता में यहां से चूंकि जो सामग्री है, जो तागरी के नाम से जाना जाता है, ये सारे जो उपनाम है, ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, बनास सभ्यता, आगाटपुर सभ्यता, धूलकोट सभ्यता, मुर्दो कटीला सभ्यता, ताम्रवती नगरी सभ्यता या ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो वो है आहड़ सभ्यता। अब आपको विशेष तौर पे ध्यान एक बात का और यहां पर रखना है। यदि हमसे कहा जाए कि आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, तो आप ये ध्यान रखिए, आपको देना होगा ताम्रवती नगरी, उसका उत्तर देना होगा। यदि ये कहा जाता है 10वीं या 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, तो वो होगा आगाटपुर सभ्यता के नाम से उसको जाना जाता था। इन तमाम नामों से जो हम इसको जानते हैं सभ्यता को,
ये अब हम विचार करते हैं, हम चर्चा करते हैं इस सभ्यता के समाज पर, इस सभ्यता की खोज पर, इसके विकसित काल पर किस प्रकार की स्थिति कैसी रही है। इस सभ्यता में न देखा गया है कि इसका जो विकसित काल माना गया है वो विकसित काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इस सभ्यता का विकसित काल माना गया है। यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मकान थे वो मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसके मकान की छतों में जो एक तरीके से छापर जो बनाया जाता था वो बांस की चटाइयों पर मिट्टी का लेप लगा करके बनाया जाता था। जैसा कि हम स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से, तो जो बनता था बांस की चटाई होती थी और उस पर मिट्टी का लेप लगा के उसको तैयार करके इस प्रकार की स्थिति ये बनती थी। तो ये इन मकानों के आधार पर ये कहा गया है कि आहड़ जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता रही है। इस सभ्यता की जो खोज की थी वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। इस खोज में जो श्रेय जा रहा है वो अक्षय कीर्ति व्यास को जा रहा है। अब आप ये ध्यान रखिए कि यदि प्रश्न ये आता है कि आहड़ सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय या आहड़ सभ्यता को सर्वप्रथम दृष्टिपात करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो होंगे अक्षय कीर्ति व्यास होंगे। यहां जो उत्खनन कार्य हुआ 1956 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया। 1961 में 1961 के अंदर धीरज लाल सांकलिया के द्वारा किया गया था। यहां इस खुदाई के दौरान जो सहयोग करने वाले थे वो विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती, इन दो विद्वानों के द्वारा भी, इतिहास के प्रोफेसर थे, इन दोनों विद्वानों के द्वारा भी इसमें उत्खनन में सहयोग किया गया था। अब यहां आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है, क्योंकि 4 विद्वान इसके अंदर हो चुके हैं खोज में, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रतन चंद्र अग्रवाल, धीरज लाल सांकलिया, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। यहां एग्जामिनर इस प्रकार का कोई प्रश्न बना सकता है और वो प्रश्न क्या हो सकता है कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन में किसका योगदान नहीं रहा। तो उसमें 3 वो होंगे जो यहां उसमें शामिल थे, एक व्यक्ति वो होगा जो उसके अंदर शामिल नहीं था। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होना बेहद जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वो थी ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता के समाज की हम बात करें तो प्राचीन सभ्यता का, चूंकि ये सभ्यता सब जो आसपास रही है लेकर के, वो सब मात्र सत्तात्मक समाज के अंदर रही है। और मात्र सत्तात्मक के लिए मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता में भी बताया, और मेरे जो दूसरे वीडियो जो इंडियन हिस्ट्री के हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का यदि आप उसमें देखेंगे तो उसके अंदर वहां भी मैंने आपको बताया कि मात्र सत्तात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां नारियों की मूर्ति सबसे ज्यादा मिली है, नारियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है। दूसरी स्थिति यहां पर क्या है कि इस समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन का जो आधार होता है वो एक यही होता है कि एक साथ कई चूल्हों का मिलना होता है या बड़े चूल्हों का मिलना होता है, क्योंकि यदि परिवार छोटा है तो वहां खाना बनाने के लिए चूल्हा भी छोटा होगा, सिंगल होगा। लेकिन कई चूल्हों के प्रमाण मिलने से, तंदूर के प्रमाण मिलने से या कई चूल्हे एक साथ मिलने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहां जो खाना बनता है तो बहुत तायत मात्रा में बनता है, यानी कई आदमियों के लिए बनता है। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि वहां संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। इस समाज में भी मैंने कहा कि आपको लेके कच्ची ईंटों से मकान बने थे। मकान कुछ पत्थर, लेकिन पत्थर मुलायम मुलायम काले पत्थर होते थे, उनका इस्तेमाल यहां पर किया गया था। यहां से हम जिन अवशेषों की बात कर रहे हैं आप ये ध्यान रखिए, विशेष तौर पे आपको प्राचीन सभ्यताओं में एग्जामिनर का ध्यान अवशेषों पर विशेष रूप से होता है कि यहां से यह अवशेष जो मिला है वो कौन सा अवशेष यहां से मिला है या यह अवशेष किस सभ्यता से मिला है। हम यह देख रहे हैं लेकिन कि यहां उल्टी तपाई शैली के काले मृद भांड मिले हैं। मृद भांड, मृद मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, तो उल्टी तपाई शैली पर बने हुए काले लाल मृद भांड जो मिले हैं, आपको विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना है कि उल्टी तपाई शैली के जो मृद भांड हैं वो कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं आहड़ सभ्यता से। रकाबियां यहां से मिली हैं। रकाबियां जिन्हें तस्तई कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है, थाली कहा जाता है, अलग अलग नामों से हम जानते हैं, लेकिन उसको रकाबी भी कहा जाता है। तो विशेष तौर पर आप ये ध्यान रखिए कि रकाबी के अवशेष कहां से मिले हैं। तो जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, लेकिन को समझ में नहीं आया कि रकाबी क्या है, तो रकाबी कहा जाता है प्लेट्स को। दूसरा भंडार कलश यहां से मिले हैं। विशेष तौर पर आपको खास तौर पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि गोरे व कोठ वो क्या है। ये अनाज रखने के पात्र हुआ करते थे
बड़े पात्र होते थे। आज भी वर्तमान में हम देखते हैं कि अनाज जो होता है तो उसको एक हम पात्रों में, बड़े बड़े पात्रों में रखते हैं अलग से। तो वो जो पात्र थे गोरे व कोठ, उस काल में आहड़ सभ्यता के समाज के काल के अंदर अनाज रखने के पात्र जिनमें अनाज रखा जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है गोरे और कोठ, यदि ऐसा, क्योंकि यहाँ आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि राजस्थान के जीके में शब्दावली के भी आपने देखा होगा कि हर एग्जाम के अंदर, नहीं देखा तो पिछले पेपर को आप देखें, आपको मिलेगा कि हर एग्जाम के अंदर शब्दावली को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे गोरे व कोठ क्या है, या किसी और को लेकर इन शब्दों से पूछा जाता है कि क्या है। तो गोरे व कोठ आप ये ध्यान रखिए अनाज रखने के पात्र हैं, क्योंकि ऐसे जो शब्द होते हैं इन शब्दों की कोई सीमा नहीं होती कहां तक इनको याद करें। लेकिन फिर भी क्या, हम जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, एग्जामिनर बहुत प्यारे ढंग से हमसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछता है, वो पूछना भी जरूरी है क्योंकि हमारी मानसिक जो हमारा स्तर है उसकी जांच बकायदा वो करता है। तो हमें पता होगा गौरव व कोट का, तो गौरव कोट है, फिर बार बार रिपीट करके मैंने आपको बताया है ताकि आपको दिमाग में जहन में बैठ जाए, वो है अनाज रखने के पात्र। यहां से 6 ताम्र मुद्रा, 3 मोहरें मिली हैं। 3 मोहरों में एक मुद्रा जो है, उस मुद्रा पर एक त्रिशूल बना हुआ है, और एक मुद्रा पर जो यूनानी देवता अपोलो बने हुए हैं, जो तीर और तरकस लिए खड़ी अवस्था के अंदर हैं इस पर। नेक्स्ट है छपाई के ठप्पे, यहां से मिले। आटा पीसने की चक्की के पार्ट यहां से मिले हैं। चित्रित, यहाँ के जो बर्तन है वो चित्रित है। यहाँ एक विशेष तौर पे एक आकृति मिली को बुनासियन बुल हम लोग कहते हैं। यहाँ से जो वृषभ, एक आकृति जो टेराकोटा जो होती है वो मिट्टी की बनी आकृति होती है। आप ये ध्यान रखिए विशेष तौर पे कि टेराकोटा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, कि जो मिट्टी की बनी होती है, मिट्टी की बनी जो आकृति उसको टेराकोटा कहा जाता है। यह राजस्थान की हस्तकला का जो टॉपिक आता है हमारा, वहां भी पूछा जाता है प्रश्न कि टेराकोटा क्या है, तो मिट्टी की बनी जो आकृति है वो टेराकोटा कहलाती है। तो एक वृषभ जो बना उसको 2 सींग है, एक लंबे लंबे बाल दिखाए गए हैं, कुबड़दार वृषभ है, तो वो जो है टेराकोटा आकृति, वृषभ की जो आकृति है इसे बुनासियन बुल नाम दिया जाता है। यहां इस समाज पर जो चर्चा हम लोग आर्ट सभ्यता में कर रहे हैं उस सभ्यता उसको बात हम आगे बढ़ाते हैं। यहां हम देखते हैं कि जो समाधान जो प्रोसेस था, समाधान प्रक्रिया जो थी, यहाँ पर पूर्ण समाधिकरण के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ कहते हैं कि लेकिन पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन सबसे ज्यादा था, क्योंकि जो डेड बॉडीज थी, जो मुर्दे थे, उनको आभूषणों सहित यहाँ दफन किया गया हुआ है। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं लेकिन कि पूर्ण समाधिकरण के पीछे जो उस काल के लोगों का जो उद्देश्य था वो सिर्फ एक था, और वो था पुनर्जन्म। इससे सिद्ध होता है कि वो लोग पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा और इसे दोबारा से इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तो उसे आभूषणों सहित या उसके जो सामान है जो इस्तेमाल किया करता था उसको वो क्या है कि उसके साथ उसको दफन किया करते थे। आहड़ सभ्यता के लोगों के जीवन का जो अर्थव्यवस्था का आधार था, जो आर्थिक जो उनका स्तर था वो किस प्रकार का था, अब चर्चा हम उस बात पर करते हैं। अर्थव्यवस्था का जो आधार था आहड़ सभ्यता के लोगों का, वो कृषि और पशुपालन दोनों था। आहड़ सभ्यता के लोग कृषि भी क्या करते थे, कृषि में विशेष तौर पे ज्वार और चावल की खेती के प्रमाण हमें यहां मिलते हैं। पशुपालन में कुत्ता, हाथी, मेढ़ा, गेंडा, ये सब पालतू पशु थे। इन पशुओं का पालन वो लोग किया करते थे। यहां से तांबा गलाने की बड़ी बड़ी भट्टियां मिली हैं। इससे सिद्ध होता है कि ताम्र उद्योग यहां पर पनपा होगा, यानी कि एक तरीके से एक औद्योगिक व्यवस्था भी यहां पर रही है। आहड़ सभ्यता के लोगों का विदेश व्यापार भी वो लोग किया करते थे, विदेशों से भी संपर्क उनका था। हम इस बात को इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि हमें आहड़ सभ्यता से, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आहड़ सभ्यता से ईरानी धूप दानियां मिली हैं। बिना हत्ता जलपात्र मिला है, एक ऐसा जलपात्र जिसमें हत्ता नहीं है, जैसे जग नुमा होता है, जग हम लोग जानते ही हैं पानी का जग, जिसे हम हत्ते से पकड़ते हैं, लेकिन उसके जग में हत्ता नहीं है। इन ईरानी धूपदानियों का प्रचलन ईरान के अंदर था, और बिना हत्ते के जलपात्र का प्रचलन बलूचिस्तान में था। इससे सिद्ध होता है कि आहड़ सभ्यता के लोगों का जो संपर्क है वो ईरान और बलूचिस्तान से था। उस काल में संपर्क का जो आधार हुआ करता था वो व्यापार हुआ करता था, क्योंकि व्यक्ति व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश जाता है, और जब
एक देश से दूसरे देश जब व्यक्ति का जाना होता है तो हम लोग एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते हैं, उनके विचारों से परिचित होते हैं। हम जान पाते हैं कि उस देश की संस्कृति किस प्रकार की रही है। आज वर्तमान में तो बहुत जो मीडिया है या सोशल मीडिया बहुत काफी तकनीकी ज्ञान बहुत ज्यादा हमारा विकसित हो चुका है, लेकिन उस समय सिर्फ एक व्यक्ति एक स्थान दूसरे स्थान जा रहा है तो उन्हें उस बात को समझने का मौका मिला करता था। तो इससे सिद्ध होता है चूंकि यदि हमारा संपर्क आहट सभ्यता के लोगों का संपर्क यदि ईरान से या बलूचिस्तान से नहीं होता तो ये भी तय है कि यहाँ इस प्रकार के जो अवशेष हैं वो प्राप्त नहीं होते। हम प्राचीन इतिहास में जो भी पढ़ते हैं वो अवशेषों के आधार पर पढ़ते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो अवशेषों के आधार पर ही बात को तय करते हैं कि उनकी क्या स्थिति रही है। इस सभ्यता में विनाश को लेकर के जो बात की गई है, एक बड़े इतिहासकार बहुत विद्वान जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने कुछ कारण यहां बताए हैं। लेकिन कहते हैं कि सभ्यता का विनाश भूकंप के कारण हुआ। उनका जो आइडिया है वो 2-3 बातों पर लेके है कि आय नदी में बाढ़ आने से या आक्रमण होने से वहां पर क्या है कि सभ्यता का विनाश हो गया है। कुछ मकानों की दरारें, कुछ वहां पर नदी के प्रवाह के अवशेष, कुछ वहां पर ऐसा मिला है कि शवों का मिलना, इन तमामों के आधार पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस तर्क पर पहुंचते हैं। उनके आधार पर कह सकते हैं इस आर्य सभ्यता का जो विनाश है वो विनाश हुआ है इन तमाम कारणों से, यानी कि भूकंप से हो सकता है, आर्य नदी जो है उसमें बाढ़ आ गई उससे हो सकता है, या विदेशी का आक्रमण हुआ तो उससे हो सकता है। ये है हमारी आज की जो चर्चा रही है आहट सभ्यता पे। आहट सभ्यता के बाद हम जो अग्रिम चर्चा का बिंदु हम ले रहे हैं वो है हमारी बैराट सभ्यता। मित्रों, बैराट सभ्यता भी तीसरा हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो इन प्राचीन सभ्यताओं का रहता है। बैराट सभ्यता के बारे में एक इतिहासकार विद्वान है डॉक्टर सत्य प्रकाश। उनका कहना यह है कि जो हम लोगों ने पाकिस्तान को देकर के खोया उससे कहीं अधिक बैराट सभ्यता को खोजकर हमने पाया है। पाकिस्तान को देखकर क्या खोया? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो किसी समय हमारे भारत की सीमाओं में थे, पाकिस्तान के बन जाने से वो स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर। उनके जाने के बाद हमारे निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक क्षति हमारी हुई, लेकिन जो डॉक्टर सत्य प्रकाश का जो मानना है उनके अनुसार यह है कि बैराट सभ्यता के मिलने से हमें उससे भी ज्यादा बहुत कुछ हमें यहाँ पर मिला है। अब इस बैराट सभ्यता के टॉपिक पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इस पर मैं आपको बताता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आते हैं। निश्चित रूप से आप इस वीडियो क्लास को आप ध्यान से सुनेंगे और आप देखेंगे, नोट्स आप अपने बनाइए, तो जिससे क्या होगा आपका एक भी प्रश्न यहां से बाहर जाने की स्थिति नहीं बन पाएगी। बैराट जो सभ्यता है शाहपुरा उपखंड जो है उसमें जयपुर जिले के अंदर आती है। बैराट महाजनपद काल के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स मत्स्य जनपद की राजधानी मानी जाती थी। बैराट जो सभ्यता है, बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इस बाणगंगा नदी के बारे में यह कहा जाता है कि इसका जो उद्गम है वो उद्गम महाभारत काल की घटना है। महाभारत काल की घटना क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं एक घटनाक्रम क्या जुड़ा हुआ है। सर्वविदित है, आप जानते हैं कि महाभारत काल के अंदर एक दुर्घटना घटी थी, मैं इसको दुर्घटना कहूंगा, कि कौरव और पांडवों के मध्य धूर्त क्रीड़ा जिसको हम लोग जुआ कहते हैं लेके वो खेला गया था, जिसमें धोखे से शकुनी के द्वारा, जो कि शकुनी जो था वो दुर्योधन और दुशासन के जो मामा लगा करते थे, उनके धोखे के कारण जो है पांडव उस धूर्त क्रीड़ा को हार गए थे। उस जुआ खेलने में जब वो हारे थे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। पहले उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना था, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। अज्ञातवास जो था वो ये था कि जो कौरवों की सेना जो है वो अज्ञातवास के दौरान उन्हें ढूंढेगी, यदि उनमें एक भी व्यक्ति मिल गया तो पुनः 12 वर्ष के लिए उन्हें वनवास भोगना होगा। तो 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था, जो 13वां वर्ष था उनका, वो अज्ञातवास पांडवों के द्वारा हमारे जो ये क्षेत्र हैं, जो सरिस्का का क्षेत्र पड़ता है एक तरीके से, उस क्षेत्र के अंदर गुजारा गया था, उस बैराट सभ्यता के अंदर, जिसे विराट नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजा विराट का शासन यहां पर था। तो राजा विराट के यहाँ पर जो 5 पांडव
और उनकी धर्म पत्नी द्रौपदी ने यहाँ अज्ञातवास अपना गुजारा था। तो एक घटनाक्रम उसमें यह आता है लेके कि कहते हैं कि द्रौपदी जो है उन्हें पांचाली भी कहा जाता था, लेकिन उन्हें प्यास लगी एक बार। जब प्यास लगी तो ऐसा कहते हैं कि लेकर के जो भीम जो थे बड़े ताकतवर थे, तो चूंकि उन्हें बकायदा अपने बल पर थोड़ा एक अहंकार तो था ही, तो कहते हैं कि उन्हें जमीन पर बकायदा एक पैर मारा। वो कहते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा बहुत गहरा गड्ढा हो गया, जिसे आज भी भीम ताल के नाम से जाना जाता है, और वहां पानी उसके अंदर आ गया। लेकिन जब युधिष्ठिर ने इस बात के लेकर के टोका, ये कहा कि लेकिन जो कि देवी द्रौपदी जो है अपने वो आपके पैर का पानी नहीं पी सकती, लेके क्योंकि उस समय नारियों का बड़ा सम्मान किया जाता था, उस समय देवी कहा जाता था। आज के वर्तमान पर मैं चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक पर्सनल स्थितियां हैं। तो जब वो देवी की जब बात वहां पर थी, तो कहते हैं कि अर्जुन को आदेश मिला, तो अर्जुन ने जमीन पर वहां एक बाण मारा, तो उस बाण से जो गंगा निकली उसका नाम पड़ा बाण गंगा। बाणगंगा नदी पर डिटेल हमारी जो अग्रिम जो पार्ट हमारा राजस्थान जीके का आएगा, राजस्थान का भूगोल, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इस समय हम लोग इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए विषय को हमें इतिहास तक सीमित इसमें यहाँ पर रखना है। यहां से इस प्रकार बाणगंगा नदी के उद्गम की घटना यहां हुई। अवशेष जो मिले हैं वो महाभारत कालीन, बौद्ध कालीन और मुगल कालीन अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिए आप, महाभारत काल के अवशेष, बौद्ध काल के अवशेष और मुगल काल के अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। एक ऐसी सभ्यता है जहां से तीन तीन कालों के अवशेष एक वृहत स्तर पर हमें यहां से होते हैं। यहां हम देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हेनसांग जो कि चीन के यात्री थे, चीन के रहने वाले थे, लगभग 634 ईस्वी के अंदर सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। आप ये ध्यान रखिए, हेनसांग जो आए थे सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। हेनसांग को यात्रियों का सम्राट या यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। उन्हें राजस्थान के अंदर जो सबसे पहले यात्रा की थी, वो यात्रा भीनमाल की थी, भीनमाल जालौर की थी। और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम है सीयूकी। इस ग्रंथ के अंदर हर्षवर्धन के शासन और भारत यात्रा का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से हेनसांग ने बैराट को पारयात्र नाम दिया। आप विशेष तौर पे ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कि हेनसांग ने बैराट को जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, तो उन्होंने नाम दिया है पारयात्र, पारयात्र नाम दिया है। यहां अभी मैंने आपसे कहा कि महाभारत काल के अवशेष जो थे वो हमें मिलते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि देखिए अज्ञातवास जो 1 वर्ष का था, वो जैसा आप देख रहे हैं, आपके नोट्स की लाइन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, तो उसका अंदर आ रहा है कि 1 वर्ष का अज्ञातवास जो था राजा विराट के यहाँ पर पांडवों ने, पांचों पांडव और पांचाली यानी कि द्रौपदी, इन 6 के 6 व्यक्तियों ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास गुजारा था। सम्राट अकबर जो मुगल काल के शासक थे, इन्होंने यहाँ पर टकसाल स्थापित की थी। टकसाल हम उसे कहते हैं जहां पर सिक्के डाले जाते हैं, लेकिन टकसाल यहां पर स्थापित हुई। दूसरा घटनाक्रम क्या है कि भारमल और अकबर, भारमल जो है वो कछवाहा शासक है, आमेर के शासक थे, तो आमेर शासक भारमल और अकबर की जो प्रथम मुलाकात जो मानी जाती है वो बैराट में ही मानी जाती है। इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया, वो उत्खनन कई बार हुआ, कई चरणों में हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला उत्खनन जो हुआ था जयपुर शासक सवाई राम सिंह के काल में हुआ था। जयपुर शासक सवाई राम सिंह के किलेदार थे जिसका नाम था कीताजी खंगारोत। कीताजी खंगारोत ने यहां पर उत्खनन किया और उत्खनन में उन्हें एक स्वर्ण मंजूषा, जिसे हम कलश कहते हैं, वो मिला, और उस कलश के अंदर गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली। तो स्वर्ण मंजूषा के जो अवशेष है वो कहां से मिले हैं? बैराट सभ्यता से मिले हैं। किसके शासनकाल में मिले? सवाई राम सिंह के शासनकाल में मिले। खोज किसने की उसकी? कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में उसकी खोज हुई थी। इसके बाद इसकी खोज बहुत आगे जाकर के 1936 में खुदाई यहां पर हुई। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इस बैराट जो सभ्यता है उसके उत्खनन यहां पर हुआ। लेकिन और 1961-62 में कैलाश दीक्षित और नील रत्न शास्त्री के द्वारा भी यहां पर उत्खनन किया गया था। लेकिन उत्खनन के दौरान जो यहाँ विशेष अवशेष मिले, अब हमारी चर्चा का विषय वो अवशेष है। बैराट सभ्यता में यदि जब बैराट या विराटनगर आपका घूमने जाना होता है,
तो यहाँ आपको विशेष तौर पे चट्टानें मिलती हैं, जो चट्टानें जो है बहुत पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, और बड़ी बड़ी विशालतम चट्टानें एक दूसरे को ऊपर उठी हुई, कोई रखी हुई, जैसा कि स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो बीजक पहाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं लेके, तो इस प्रकार से चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इतिहास में जिनकी रुचि होती है उनके लिए बहुत बेहद रोचक ये जगह है, जहां हम जाकर के देख के बहुत रोमांच महसूस करते हैं और महाभारत काल, मुगल काल या बौद्ध काल से जुड़ने का प्रयास उस समय करते हैं। यहां से जो विशेष रूप से पहाड़ियों के प्रमाण यहां मैं आप उनसे चर्चा कर रहे हैं। हम 1837 के अंदर कैप्टन रॉबर्ट ने यहां एक पहाड़ी को ढूंढा। उस पहाड़ी पर एक शिलालेख इसे मिला। चूंकि वो क्षेत्र पड़ता है भाबरू गांव का, इसलिए उसे भाबरू शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। उस शिलालेख पर मौर्य शासक अशोक का लेख, अशोक के काल का लेख लिखा हुआ है, जो कि पहिए पर कहते हैं कि बुस्त्रोफोदन विधि के, बुस्त्रोफेदन जो विधि है उस विधि में लिखा हुआ है। उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है, भाषा उसकी प्राकृत है। इस शिलालेख में जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में विश्वास प्रकट किया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ का जो उल्लेख है वो इस पहाड़ी पर पाए गए शिलालेख में मिला है। एक बात अब हमें यह देखनी है, जो बुद्ध, धम्म, संघ के बाद कि इस पहाड़ी का नाम बीजक पड़ा कैसे। दरअसल जो लेख लिखा हुआ है उस लेख को दरअसल उस हम बीजक कहते हैं, इसलिए इस पहाड़ी का नाम बीजक पहाड़ी पड़ा। अब आप देखिए आगे जो इसमें लेख है वो उसमें क्या किया जा रहा है, क्या उसमें उल्लेखित किया जा रहा है। गो हत्या पर प्रतिबंध की जानकारी उस मौर्य काल के अंदर हमें जो मिलती है वो बीजक पहाड़ी से मिलती है। ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा होगा कि अशोक ने जो चूंकि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अहिंसा के रास्ते पर वो चलने लग गया था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो उसका जीवन है वो परिवर्तित हो गया था। कलिंग युद्ध की चर्चा डिटेल में हम लोग जो भारतीय इतिहास की जो वीडियो क्लासेस हमारी जो आगे होंगी उनके अंदर चर्चा हम लोग डिटेल में मौर्य साम्राज्य के अंदर करेंगे। तो उसमें अशोक ने अपने आदेश निकाला लेकर के और तमाम आदेश जारी कर दिया कि मेरे राज्य में वो किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेगा। तो गो हत्या पर जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध का उल्लेख बीजक पहाड़ी में मिलता है। इसी पहाड़ी के शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। तो बीजक पहाड़ी जो है यहां से इसे काट करके, इस हिस्से को काट करके 1840 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि कलकत्ता में जो एक संस्था है वहां पर इसको स्थापित कर दिया गया था। जो मैंने आपको बताया उस समय कि जो भीमतला की हम बात कर रहे थे, भीमताल की बात कर रहे थे कि भीम ने जैसे पंजा मारा इस प्रकार, तो वहां आप शिलाओं पर जाकर के देखेंगे तो आप जरा यहां देख सकते हैं कि बकायदा अपनी स्क्रीन पर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बकायदा एक चट्टान आपको दिख रही है जिसके ऊपर एक आदमी के पंजे का निशान है। ये विशाल पंजे का निशान जो पूरी चट्टान पर मिला हुआ है लेकर के, इस प्रकार के बड़ी रोमांच पैदा करने वाली जो चट्टानें हैं वो यहाँ इस विराटनगर के अंदर मौजूद हैं। हमें दिखेगा कि अलग हटके हम लोग वहां से इतिहास को समझने का प्रयास हमें होगा, इतिहास की जानकारी हमें मिलेगी उस काल की किस किस प्रकार की थी। ऐसे यहां मित्रों आगे हम देख रहे हैं कि ये जो सभ्यता यहां इस बैराट सभ्यता से 1999 के अंदर बौद्ध विहार स्तूप जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे, मथुरा शैली की एक बुद्ध प्रतिमा भी यहां से मिली है। यहां जो मंदिर के अवशेष मिले, ऐसा माना जाता है कि भारत में मंदिर का जो प्रथम प्रमाण है वो बैराट सभ्यता से ही प्राप्त होता है। जिस पहाड़ी की अगली पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं उसको नाम दिया गया भीम जी की डूंगरी के नाम से उसको जाना गया। इस पहाड़ी की खोज 1871-72 में कार्लाइल के द्वारा की गई थी। ये ब्रिटिश अधिकारी रहे हैं। अशोक का शिला, ये भी जो है अशोक का शिलालेख है। यहां भीमताल भी इसको कहा जाता है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था स्क्रीन पर लेकर के। यहां से जो मैं प्राप्त हुआ है
वो पाषाण शस्त्र का एक तरीके से कारखाना मिला है। पाषाण की स्थिति पत्थरों के जो औजार जो काफी मात्रा में जो बने मिले हैं, वैसा कहते हैं कि वो शस्त्र पाषाण शस्त्र का कारखाना यहां से रहा है। अन्य अवशेषों पर जो यहां से मिले हैं बैराट सभ्यता नजर डालते हैं तो वो गणेश जी की डूंगरी, हमें शैल चित्र जो कि प्राचीन युगीन एक चित्रशाला है, बहुतायत मात्रा में शैल चित्र यहां से प्राप्त हुए हैं जिसे चित्रशाला नाम दिया गया है। आपको विशेष तौर पे इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि चित्रशाला की जानकारी कहां से मिली है, तो वो है हमें बैराट से मिलती है। यहां से 52 मुद्राएं हमें मिली हैं। उन 52 मुद्राओं में टोटल में 28 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी शासक मेनेंडर की है, जिन्हें इंडो ग्रीक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। 8 जो मुद्राएं हैं वो पंचमार्क सिक्के जिनको हाथ सिक्के भी कहते हैं। 16 जो मुद्राएं मिली मेहिरकुल शासक की यहां से मिली हैं। ऐसे करके 52 मुद्राएं भी यहां से मिली हैं। यहाँ की जो लिपि है, लिपि से संख लिपि का प्रमाण हमें यहां से प्राप्त इस बैराट सभ्यता से होता है। बैराट सभ्यता के विनाश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हूण शासक मिहिरकुल ने यहां पर आक्रमण किया। तो हूण शासक मिहिरकुल ने जब यहां पर आक्रमण किया तो उसने यहाँ के जो बौद्ध स्तूप थे उनको नष्ट किया, विहारों को नष्ट किया। यहाँ जो भिक्षुक थे, इन भिक्षुओं जो बौद्ध भिक्षु थे उनका विनाश यहाँ पर किया, उनकी हत्या यहाँ पर की। तो जिससे कहते हैं कि जो बैराट नगर जो सभ्यता है या बैराट जो सभ्यता है वो समाप्त हमारे यहाँ से हो जाती है। लेकिन उसके आज भी अवशेष, उसका जो विशाल इतिहास बैराट सभ्यता का है, एक बड़ा इतिहास जो रहा है, एक प्राचीनतम इतिहास जो है, आज जो वर्तमान में जो अवशेष वहां पर मौजूद हैं वो अवशेष अपनी कहानी को बताते हैं हमें कि किस प्रकार का इतिहास बैराट सभ्यता का रहा है। क्योंकि इसके बारे में डॉक्टर सत्य प्रकाश ने सत्य ही कहा है कि जो हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान को देने के बाद जो खो चुके थे, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें बैराट, सिर्फ एकमात्र बैराट सभ्यता को प्राप्त करके प्राप्त हो गया है। तो डॉक्टर सत्य प्रकाश का यह कथन इस बैराट सभ्यता के प्राप्त होने से, हमारे सामने आने से आप ये मानिए कि वो सही सत्य प्रतीत होता है। आपको यह खासतौर पर यह ध्यान रखना है कि बौद्धकालीन अवशेष, एक विशेष नोट्स में आपको बताना चाह रहा हूं कि बौद्धकालीन अवशेष जो हैं वो बैराट सभ्यता के अतिरिक्त हमें झालावाड़ से भी प्राप्त हुए हैं। यदि प्रश्न ये पूछा जाता है, ये प्रश्न एक बार आया हुआ भी है एक एग्जाम के अंदर कि बौद्धकालीन अवशेष जयपुर के अतिरिक्त कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं झालावाड़ से। तो आपको ध्यान रखिए मित्रों कि झालावाड़ और जयपुर ये बौद्धकालीन अवशेषों के लिए फेमस है। हमारे चर्चा का जो नेक्स्ट जो बिंदु है वो हमारी चौथी महत्वपूर्ण सभ्यता, वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता शेखावाटी क्षेत्र की एक प्रमुख सभ्यता है। शेखावाटी क्षेत्र जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर का जो क्षेत्र का इलाका जो कुछ लगता है वो शेखावाटी क्षेत्र आता है। शेखावाटी में नीम का थाना जो तहसील है वहां पर इस सभ्यता के अवशेष गणेश्वर सभ्यता के हमें विशेष रूप से हमें मिलते हैं। गणेश्वर सभ्यता जो अपना विस्तार लिए थी वो झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर तक क्षेत्रों में विस्तार लिए हुए थी। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अवशेष जो हमें मिलते हैं वो कांतली नदी के किनारे से मिलते हैं। ये सभ्यता जो पनपी कांतली नदी के किनारे पनपी है। आज वर्तमान में कांतली नदी अंतःप्रवाही नदी मानी जाती है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो ही तो वो नदी की बहने की उसकी बात होती है, विलुप्त नदी की स्थिति में वो आती है। कांतली नदी का मामला जो क्या अभी हम बात उसमें करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि गणेश्वर जो सभ्यता है उस सभ्यता को किन नामों से जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। तो चूंकि यहां से भी बहुतायत मात्रा में जो सामग्री मिली, ताम्र सामग्री मिली है, वो सामग्री ऐसा कहते हैं कि लेकर के जिस प्रकार आहड़ से बहुतायत मात्रा में हमें सामग्री मिलती है, वो उस सामग्री का रूप भी हमें गणेश्वर सभ्यता के अंदर मिलता है। तो यहां से हम जो देख रहे हैं उसमें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इसे भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। जो कहा गया भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी इसे जाना गया है। यहां इस सभ्यता का जो विकसित काल माना जाता है वो 2800 ईसा पूर्व माना गया है। यानी कि आज से आप माने कि 2800 ईसा पूर्व तो ये, और 2020 ये चल रहा है, आप इसको ऐड कर सकते हैं तो 4820 साल लगभग गणेश्वर सभ्यता को हो गए हैं।
इस सभ्यता को गावंडी गणेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि गावंडी नामक जो गांव है वो इसके पास पड़ता है, इसलिए इस सभ्यता को गावंडी गणेश्वर भी कहते हैं। इस सभ्यता की जो खोज है वो 1972 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। यहाँ का जो उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ था, यहाँ जो खुदाई स्टार्ट हुई थी, वो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के साथ विजय कुमार इसमें शामिल थे। इनके द्वारा यहाँ पर खुदाई इसकी की गई थी। इस सभ्यता के बारे में चूंकि यहाँ जो देखते हैं कि हमें एक बहुत धार्मिक जो अवशेष है उनकी प्राप्ति भी यहाँ से होती है, प्राकृतिक जो अवशेष है उनकी प्राप्ति भी यहाँ से होती है। हमें यहाँ देखा गया है, प्राचीनतम अवशेषों में देखते हैं कि गालव ऋषि एक महानतम जो ऋषि रहे हैं जिनका नाम गालव था, तो गालव ऋषि की जो तपोभूमि है वो गणेश्वर सभ्यता रही है। तो गालव ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पर एक पानी का झरना है जिसे गालव गंगा के नाम से जाना जाता है। उस झरने से जो पानी आता है आगे जाके जिसका तालाब वो बना हुआ है, एक झील बन जाती है, इसलिए उस झील को गालव गंगा झील के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान दें कि गालव गंगा और गालव गंगा झील जो स्थित है वो है कहाँ, वो है गणेश्वर सभ्यता में। यहाँ बाबा रावलसर के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि गणेश्वर सभ्यता में जो मानव बस्ती जो बसाई गई थी वो बाबा रावलसर के द्वारा बसाई गई थी। उन्होंने गालव जो गंगा झील है उस गालव गंगा झील में गोमुख लगवाया था। हमारे राजस्थान में कई ऐसे झालरा, कई ऐसी बावड़ियां हमें मिलेंगे देखने में कि जहां गोमुख लगा होता है संगमरमर का बना हुआ, और उस गोमुख से पानी आ रहा होता है। दरअसल पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां से उसका जल का संग्रह होकर के उस जल का संग्रह होकर वो गोमुख से आके जो झील जो बनी होती है, कुंड जो बना होता है, झालरा जो बना होता है, वो उसमें आता है। इसके पीछे उद्देश्य दरअसल इसे क्या है कि जल संरक्षण की परंपरा रही है, उसे धार्मिकता से जोड़ा जाता है ताकि जनमानस धर्म को ध्यान में रखते हुए उस जल को संरक्षण प्रदान करे, उसका अपव्यय ना करे, उस पानी को गंदा ना करे। इसलिए गोमुख ज्यादातर हमें मिलते हैं और पानी गोमुख से उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि जनमानस धार्मिक रूप से उससे जुड़ जाता है। यहां हम देखते हैं कि यहाँ के जो मकान हैं, इस सब गणेश्वर सभ्यता के जो मकान हमें मिले हैं वो मकान पत्थर के बने हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता एक विकसित सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि यहां जो गणेश्वर बस्ती है, पूरी की पूरी जो बस्ती थी, उस बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए एक पत्थर का बांध बनाया हुआ था। आपको विशेष तौर पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि पत्थर का जो बांध है वो उसके अवशेष कहां से मिले हैं, तो वो मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। इसका जो उद्देश्य था वो था गणेश्वर बस्ती को या गणेश्वर सभ्यता को बाढ़ से बचाना। यहाँ के जो लोग थे वो लोग शाकाहारी व मांसाहारी थे। उन लोगों को चूंकि कांतली जो नदी है, इस नदी में मछलियां बहुत ज्यादा मात्रा में रहा करती थी, तो मछली का शिकार वो करते थे। तो चूंकि उन्हें मछली का जो मांस था वो सबसे ज्यादा प्रिय था। यहां से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, कहते हैं कि 99% तक, जैसे 8 सभ्यता की बात कर रहा था, जो ताम्र सामग्री है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। कत्थी मृदपात्र यहाँ से मिले हैं, कपिश्वर्णी मृदपात्र यहाँ से मिले हैं, ताम्र बाण मिले हैं, पेचदार पीन जो कि दोहरी पेचदार पिन इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो दोहरी पेचदार पिन के प्रमाण, और मछली पकड़ने का जो कांटा है, जो ताम्र कांटा है, वो यहां से मिला हुआ, जिससे सिद्ध होता है कि यहां से मछलियां पकड़ी जाती थी। खेतड़ी और खोदरीबा का जो निर्माण है वो कांतली नदी से हुआ, जो निर्माण है वो कांतली नदी से हुआ है। यहाँ तांबे की जो खाने हैं वो कांतली नदी के प्रवाह क्रम से बनी हुई है। मित्रों, ये हमारी 4 सभ्यताएं आज की बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताएं रही हैं, जिनमें एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछता है। आज की परिचर्चा हमारी जो है वो यहीं समाप्त होती है। 4 सभ्यताएं हम लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट और आपके कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट, 8 सभ्यता पर चर्चा हमारी हो चुकी है। इसकी हमारे राजस्थान की जो अन्य महत्वपूर्ण कुछ और जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं पर चर्चा हम लोग हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के टॉपिक भाग 3 के अंदर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।